Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of the unit is back EMF and back EMF effect in the motor. बच्चों, जैसा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हमने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको बताया था कि मोटर्स दो तरह की होती हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। ये जो मैंने दो टाइप्स बताई हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वोल्टेज सोर्सेस। फिर उसके बाद इनको मज़ीद आगे एसी मोटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, लेकिन हमने एक मोटर डिटेल के साथ पढ़ी है एसी में से, दैट इज़ द इंडक्शन मोटर, जो कि आपको बच्चों बताया था कि कम्यूटेटर लेस होती है, जो कि ब्रश्ड लेस होती है। फिर हमने डीसी मोटर पढ़ी थी और डीसी मोटर में से एक स्पेसिफिक मोटर पढ़ी है जो कि ब्रश्ड है, परमानेंट मैग्नेट टाइप की मोटर हमने स्टडी की। वॉच हेयर डीसी मोटर ऑन द बोर्ड। मैंने बच्चों आपको बताया है ये वो कॉइल है जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कॉइल के दोनों एंड्स टू हाफ्स ऑफ रिंग के साथ कनेक्टेड हैं। इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, इनको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं। B1 B2 कार्बन ब्रशेज़ हैं जो कि इन स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ स्लाइड करते हैं। ये पीछे स्प्रिंग हैं जो इनको आगे प्रेस करके रखते हैं ताकि जो कार्बन ब्रशेज़ हैं वो कम्यूटेटर के साथ इन कांटेक्ट रहें। और ये डीसी वोल्टेज सोर्स है। क्योंकि डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो हम जो इस मोटर को इनपुट पावर सोर्स दे रहे हैं वो डीसी टाइप का है। जब वोल्टेज वी देते हैं, कॉइल में से करंट गुजरता है। आप पढ़ कर रहे हैं बच्चों, कॉइल पे कपल एक्ट करता है एंड कपल टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। ये तमाम चीज़ें बच्चों डिटेल के साथ पढ़ कर आए हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों ज़रा देखें, जिस वक्त हम अप्लाइड वोल्टेज देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कॉइल घूमेगा, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो ज़ाहिर है फिर कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब है कॉइल का घूमना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के प्रिंसिपल पे है। लेकिन घूमने से जब फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होती है विच इज़ अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज, एंड दिस EMF इज़ नोन एज बैक EMF। अब जो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगी जब कॉइल घूमेगा, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज़ेज़ लॉ, कि फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, EMF इंड्यूस्ड होगी, अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज होगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ। तो जब ये वोल्टेज जो EMF इसमें इंड्यूस्ड हो रही है, जिसको मैं अगर E का नाम दूं, तो जो नेट वोल्टेज होगी वो इसका और इसका डिफरेंस होगी। और अगर हमें इस कॉइल की रेजिस्टेंस पता हो तो हम इस कॉइल के अंदर फ़्लो करने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उस करंट का मोटर पे क्या अफेक्ट है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ बैक EMF एंड बैक EMF इन मोटर। अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये ऑलरेडी हमें पता है कि एक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। व्हेन द कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बाय द अप्लाइड वोल्टेज V, जो कि ये डीसी सोर्स हमने लगाया हुआ है, क्योंकि हम ये वाला फिनोमेना वैसे तो हर मोटर में होता है, चाहे एसी टाइप की है चाहे डीसी टाइप की है। और एसी टाइप की है सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। अगर डीसी टाइप की है तो किसी भी तरह की डीसी टाइप की अगर मोटर है, चाहे परमानेंट मैग्नेट टाइप की है या किसी और टाइप की है, बैक EMF मोटर के अंदर होती है और उसका अफेक्ट भी होता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली वो अफेक्ट है क्या।
तो हम बोल रहे हैं कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जब कॉइल घूमता है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइड वोल्टेज V, द magnetic flux through the coil changes and an EMF E is induced in it। मैंने बताया कि जब ये वोल्टेज देंगे लूप में करंट फ्लो करेगा, कॉइल घूमेगा, कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल में एक EMF इंड्यूस्ड होगी। दिस इंड्यूस्ड EMF अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज। दिस इंड्यूस्ड EMF E अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज V। जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है ये EMF इस अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF E अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज V, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड बैक EMF इन द मोटर। This induced EMF E opposes the applied voltage V, due to which it is called back EMF in the motor। The magnitude of back EMF increases with the speed of motor। ये जो बैक EMF पैदा हो रही है इसकी मैग्नीट्यूड मोटर की स्पीड के साथ बढ़ती जाती है। अब बच्चों इसको ज़रा मैं क्रिटिकली देख लेता हूँ। पहली बात, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी थ्रू अ प्रिंसिपल टार्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब टार्क पैदा होगा कॉइल में, कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का चेंज होता है, इसमें एक EMF E इंड्यूस्ड होती है, और ये जो EMF है ये इस अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करती है, इसीलिए इसको बैक EMF इन मोटर बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है जितना कॉइल की स्पीड ज़्यादा होती है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जिस वक्त अभी कॉइल घूमना शुरू करता है उस वक्त बैक EMF ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। जैसे जैसे ये कॉइल स्पीड अप होता जाता है बैक EMF बढ़ती जाती है। जब कॉइल मैक्सिमम स्पीड पे चला जाता है फिर ये बैक EMF भी ग्रेटेस्ट होती है और एक कांस्टेंट रेट के साथ प्रोड्यूस होती रहती है। यानी हम फिर ये कह रहे हैं कि जब कॉइल की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो बैक EMF की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस फीचर की क्या इम्पॉर्टेंस है वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं कि इफ़ R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, सपोज करें इस कॉइल की जो कॉइल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इसकी रेजिस्टेंस R है, तो हम ये देखते हैं कि इस कॉइल के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, द करंट I ड्रॉन बाय द मोटर इज I इक्वल टू, बच्चों अगर करंट निकालना हो तो हम ओहम लॉ लगाते हैं। अब चूँकि बैक EMF भी है, अप्लाइड वोल्टेज भी है, करंट दोनों के कंबाइंड अफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो नेट वोल्टेज इन्वॉल्व है दैट इज़ V माइनस E डिवाइडेड बाई R। इट मीन्स ये नेट वोल्टेज आ गई है विच इज़ द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड बैक EMF डिवाइडेड बाई R। ओहम लॉ अप्लाई किया है, वो करंट आ गया है जो कॉइल में से फ़्लो करेगा या जो करंट मोटर सोर्स से ड्रा करेगी। सो I इक्वल टू V माइनस E डिवाइडेड बाई R। अब बच्चों इस इक्वेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि क्या मोटर जो करंट ड्रा कर रही है क्या वो कांस्टेंट रेट के साथ ड्रा कर रही है या करंट में चेंज आती है या करंट कब ज़्यादा होता है कब कम होता है। इस इक्वेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हेन मोटर जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग, मैंने बताया है कि जिस वक्त अभी मोटर घूमना जस्ट शुरू ही करती है, यानी जिस वक्त हम ये अप्लाइड वोल्टेज V देते हैं उस वक्त कॉइल जस्ट घूमना शुरू ही करेगा, उस वक्त बैक EMF ज़ीरो होगी। जब बैक EMF ज़ीरो होगी तो फिर उस वक्त जो करंट होगा वो V ओवर R होगा, यानी करंट मोटर मैक्सिमम ड्रा करेगी।
यानी जो ही मोटर चलना शुरू होती है उस वक्त कॉइल के अंदर करंट मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे कॉइल स्पीड अप होता जाता है ये बैक ईएमएफ बढ़ती जाती है। जब बैक ईएमएफ बढ़ेगी तो नेट वोल्टेज घटती जाएगी, नेट वोल्टेज घटती जाएगी तो कॉइल या मोटर जो करंट ड्रा कर रही है वो लेस होता जाएगा। जिस वक्त वोल्टेज ग्रेटेस्ट स्पीड पे चली जाएगी फिर बैक ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन इवन देन नेट वोल्टेज सफिशेंट होगी टू रोटेट द कॉइल। यानी हम कह रहे हैं जिस वक्त कॉइल मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेगा तो बैक ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगी, करंट मिनिमम हो जाएगा, बट इट इज सफिशिएंट टू रोटेट द कॉइल। इसका मतलब है कि मोटर मैक्सिमम करंट उस वक्त ड्रा करती है जिस वक्त इट जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग। अब करंट घटता जाता है जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती जाती है। अब मोटर जब मैक्सिमम स्पीड पे चली जाती है तो उस वक्त करंट मिनिमम हो जाता है जो मोटर ड्रा कर रही होती है। इसका मतलब है कि सपोज़ करें ये सीलिंग फ़ैन है बच्चों, जब हम स्विच इसका ऑन करते हैं ये घूमना शुरू करता है उस वक्त मोटर करंट ग्रेटेस्ट ड्रा करती है। जैसे जैसे पंखे की स्पीड तेज़ होती जाती है जो मोटर करंट ड्रा कर रही है वो कम होता जाता है। जब पंखा फुल स्पीड पे चला जाता है तो जो मोटर करंट ड्रा कर रही है वो मिनिमम हो जाता है। अब अगर मैं इस चलती मोटर को रोकने की कोशिश करूं, यानी इनपुट आ रहा है लेकिन हम इस मोटर को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, मीन हम इस मोटर को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम मोटर को स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे तो बैक ईएमएफ जो मोटर में प्रोड्यूस हो रही है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो कम होगी तो जो मोटर करंट ड्रा कर रही है वो ज़्यादा होता जाएगा। और अगर मैं इसको ओवरलोड कर दूं बियॉन्ड द लिमिट, जाहिर है जब मोटर को ओवरलोड कर देंगे तो इसकी स्पीड वो नहीं होगी जो एक्चुअली है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर हम बियॉन्ड द लिमिट ओवरलोड कर दें तो बैक ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट ग्रेटेस्ट हो जाएगा, मोटर बर्न आउट हो जाएगी। इसका मतलब है कि मोटर को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, या इसका मतलब है कि जो बैक ईएमएफ है मोटर के अंदर वो मोटर की ज़िंदगी है, वो मोटर की रूह है। अब मोटर जितना आज़ादाना चलेगी उतना ही सरवाइव करेगी। जितनी मोटर तेज़ चलती है, जितनी मोटर अपने लोड के अंदर चलती है उतनी बैक ईएमएफ ज़्यादा पैदा होती है, उतना करंट मोटर कम ड्रा करती है, हीट लेस पैदा होती है, कॉइल जलते नहीं। लेकिन अगर हम मोटर चलती मोटर को ओवरलोड कर दें या पहले से ही मोटर पे ज़्यादा लोड ड्रा कर डाल कर उसको चलाने की कोशिश करें तो मोटर बर्न कर जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि घर में किचन में बहुत सारी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, कीमा चॉपर्स होते हैं, इसके अलावा मिल्क शेक या डिफरेंट जूसर्स ब्लेंडर्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। हमने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है कि ख़वातीन जो ग्राइंडर्स है उसको ओवरलोड कर देती हैं, यानी जितने का जितना उसमें मिसाले की कैपेसिटी होती है वो फुली प्रेस करके उसको ऑपरेट कराती हैं। तो जब वो ग्राइंडर को ओवरलोड कर देंगी, उसमें मिसाला एक हाथ से ज़्यादा डाल देंगी, तो जो मशीन है या जो मोटर है उसके जो ब्लेड्स हैं, जो कटर हैं, वो फ्रीली रोटेट नहीं करेंगे, उनकी स्पीड कम रहेगी जो एक्चुअल उनकी स्पीड है, या मोटर रुक रुक कर जब चलेगी तो बैक ईएमएफ कम पैदा होगी। बैक ईएमएफ कम पैदा होगी, मोटर करंट ज़्यादा ड्रा करेगी, करंट ज़्यादा ड्रा करेगी, कॉइल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम मोटर को बियॉन्ड द लिमिट फॉर ग्रेटर टाइम ओवरलोड करके ऑपरेट कराते हैं तो मोटर जल सकती है, इट मे बर्न आउट। हमने बच्चों अक्सर घर में जब कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम पे काम करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो हमने देखा है कि ड्रिल मशीन्स को यूज़ करते हैं। अब ड्रिल मशीन को अक्सर हमने देखा है कि ड्रिल मशीन से जब वो दीवार में या किसी भी हार्ड मटेरियल में
सुराख वगैरह करते हैं तो ड्रिल मशीन को पीछे से प्रेस करते हैं ताकि कटर आगे ट्रैवल करे और सुराख जो है कंप्लीट करे। लेकिन हमने देखा जब पीछे से उस ड्रिल मशीन को प्रेस करते हैं तो उसका जो आगे कटर है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जब एक हाथ से ज़्यादा स्लो डाउन होने लगता है तो वो ड्रिल मशीन को बाहर खींच लेते हैं, और जो ही बाहर खींचते हैं फिर ड्रिल मशीन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसके बाद दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं जब तक कि अपना वो काम मुकम्मल नहीं कर लेते। इट मीन्स वो उस ड्रिल मशीन को स्लो नहीं होने देते ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस। उसकी भी रीज़न क्या है कि जब हम उस ड्रिल मशीन को प्रेस करते हैं तो मोटर स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन होती है तो कम EMF पैदा होती है, करंट ज़्यादा ड्रा करती है, तो ड्रिल मशीन भी एक मोटर है जो कि जल सकती है। जो आम अनपढ़ टाइप के इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो उसके डिफरेंट मीनिंग बताएंगे। एक इलेक्ट्रीशियन आया, उसने यही किया, मैंने उससे पूछा यार ये आप काम को ख़त्म करो, क्यों ड्रिल मशीन को बार बार निकाल लेते हो, अपना काम कंप्लीट करो। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है? तो वो इलेक्ट्रीशियन कहने लगा कि सर ये आगे से जो कटर है वो गर्म हो जाता है तो उसको बाहर निकालता हूँ ठंडा करने के लिए, और एक कप में पानी रखा हुआ था उसमें डिप भी करता था। एक और से मैंने पूछा कि यार ये आप ड्रिल मशीन को फिर क्यों बाहर खींच लेते हो, अभी थोड़ा सा काम रहता है उसको ख़त्म करो, ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहने लगा सर मोटर भी आखिर जैसे हम थक जाते हैं मोटर भी थक जाती है, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रेस्ट देना ज़रूरी है। उस्ताद ने बताया है कि इसको ज़्यादा देर काम पे नहीं लगाना। ये वो इलेक्ट्रीशियन हैं जो उस्तादों से सीखे हुए हैं, जो प्रैक्टिकली जस्ट काम करना जानते हैं, थ्योरेटिकली उन्हें नहीं पता। फिर मैंने एक और आया, मैंने उससे पूछा यार ये आप ड्रिल मशीन को बाहर क्यों निकाल लेते हो? जी ये जो आगे कटर है ये हीट अप होता है, टूट जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो इसको टेढ़ा होने से बचाने के लिए, इसको टूटने से बचाने के लिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक इलेक्ट्रीशियन आया जो ज़रा पढ़ा लिखा था, डिप्लोमा होल्डर था। मैंने कहा यार ये आप मोटर क्यों इस तरह रोक देते हो? कहता उस्ताद ने कहा। मैंने कहा उस्ताद से पूछा कि क्यों कहा? कहते सर मुझे ख़ुद भी पता था। मैंने कहा क्या होता है? कहता सर जब ये मोटर स्लो होती है ना तो ये फिर गर्म हो जाती है, गर्म होती है तो वो फिर जल जाती है, तो इसलिए उस्ताद ने कहा इसको निकाल, इसको रोक। एक और ज़्यादा पढ़ा लिखा आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इसको चलने दो, क्या है ये क्यों इसको रोकते हो बार बार? वो कहने लगा सर आपको नहीं पता। मैंने कहा क्या नहीं मुझे पता? कहता है सर आपको नहीं पता, ये जो मोटर होती है इसका जब कॉइल घूमता है इसके अंदर जो है वो एक वोल्टेज बनती है, उस वोल्टेज की वजह से अगर वो वोल्टेज ना बने तो फिर करंट ज़्यादा होता है, वो करंट ज़्यादा हो तो फिर कॉइलें गर्म हो जाती हैं, कॉइलें गर्म हो तो फिर हीट पैदा होती है, हीट पैदा हो तो कॉइल जल जाते हैं। मैंने कहा ये इसको कुछ पता है कि वाकई? उसने कहा सर आपको नहीं पता। मैंने कहा यार वाकई मुझे नहीं पता था, लेकिन आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है, आप अपना काम करें। तो बच्चों ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देखते हैं कि मोटर को जब आप ओवरलोड करते हैं बैक EMF अफेक्ट कम होता है, बैक EMF कम पैदा होती है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है, हीट प्रोड्यूस होती है, कॉइल बर्न हो जाते हैं। इस इक्वेशन से हम बैक EMF अफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब मोटर स्टार्ट होती है रोटेटिंग, बैक EMF मिनिमम होती है, बैक EMF ज़ीरो होती है, करंट मिनिमम होता है। जब मोटर स्पीड अप होती जब मोटर जस्ट स्टार्ट होती है बैक EMF ज़ीरो होती है, करंट मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती जाती है, अकॉर्डिंग टू द अवर ऑब्जर्वेशन के मैग्नीट्यूड ऑफ बैक EMF इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ मोटर, तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब मोटर ग्रेटेस्ट स्पीड पर चली जाती है करंट मिनिमम हो जाता है। लेकिन ओवरलोडिंग करने से जब बैक EMF कम होगी, करंट बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, मोटर बर्न आउट कर जाएगी। लेट अस व्हेन मोटर जस्ट स्टार्ट्स the back EMF is 0 and the current through the coil is maximum. When motor just starts, the back EMF is almost 0, the current through the coil is maximum. When the motor reaches to maximum speed, the back EMF will be maximum and the current through the coil is minimum. When motor just starts
यानी जब मोटर रोटेट करना शुरू करती है बैक ईएमएफ इज़ ज़ीरो, करंट थ्रू कॉइल इज़ मैक्सिमम। जब ये ज़ीरो होगी तो करंट ग्रेटेस्ट होगा। वैन मोटर रीचेज टू मैक्सिमम स्पीड, जब मोटर मैक्सिमम स्पीड पे जाएगी बैक ईएमएफ भी फिर मैक्सिमम ही होगी, यानी मज़ीद नहीं बढ़ेगी। द करंट थ्रू द कॉइल इज़ मिनिमम, और कॉइल का जो करंट है वो फिर मिनिमम हो जाएगा। इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड द कॉइल स्लोज डाउन, द बैक ईएमएफ डिक्रीजेस एंड द करंट थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस। अगर मोटर को ओवरलोड कर दें कॉइल आहिस्ता हो जाएगा, बैक ईएमएफ घट जाएगी, करंट थ्रू द कॉइल फिर बढ़ जाता है। इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड बियॉन्ड इट्स लिमिट्स द करंट मे बी हाई एनफ टू burn out the windings. Windings mean coils. Once again, a little review. Motor converts electrical energy into mechanical energy. When coil rotates, flux through the coil changes, EMF is induced, which opposes the applied voltage. That's why it is known as back EMF. The net voltage would be the difference of this voltage and back EMF. If R is the resistance of coil, then current drawn by the motor from the source is I, that is V minus E divided by R. मैंने बताया है कि जब coil घूमना शुरू होता है this is almost zero. When this is almost zero, this would be maximum. लेकिन when this motor reaches to maximum speed, back EMF is greatest. This current is smallest or minimum. बट इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड, अगर मोटर को ओवरलोड कर दें कॉइल स्लोज डाउन, बैक ईएमएफ डिक्रीजेस, करंट थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, एंड इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड बियॉन्ड इट्स लिमिट द करंट मे बी हाई एनफ टू बर्न आउट द कॉइल या बर्न आउट द वाइंडिंग। इसका मतलब है कि बैक ईएमएफ मोटर की हिफाजत करती है। जितनी बैक ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतना ही मोटर की लाइफ ज़्यादा होगी। इसलिए बच्चों मोटर को हमेशा विद इन द लोड ही चलाना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़्यादा देर मोटर चलाएंगे तो शायद बर्न कर जाएगी। बेशक मोटर ज़्यादा देर चले लेकिन विद इन इट्स लोड चले तो वो बर्न नहीं करेगी। लेकिन अगर मोटर ओवरलोड करके चलाई जाए तो कम तरीन वक्त में भी बर्न कर जाए। अब बच्चों ये पंखा चल रहा है, मैं इस पंखे चलते पंखे को रोक दूं और पकड़ दूं और इसको ठहरा दूं, लेकिन पीछे से सप्लाई आती रहे तो ये थोड़ी देर के बाद जो पंखे की वाइंडिंग्स हैं वो बर्न आउट कर जाएंगे। इसका मतलब है बैक ईएमएफ इन मोटर इज़ द लाइफ of motor.